नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी चर्चा का विषय है पृथ्वी की गतियां। ये टॉपिक सेकंड ग्रेड टीचर में सामाजिक विज्ञान विषय का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहां से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। पृथ्वी की गतियों को समझने से पहले हमें पृथ्वी के बारे में पता होना चाहिए कि पृथ्वी का आकार कैसा है, पृथ्वी की आकृति कैसी है, सौर मंडल में पृथ्वी की स्थिति कहां और किस प्रकार से है। ये चीजें यदि हमें याद होंगी तो पृथ्वी की गतियां हमें आसानी से समझ में आएंगी। तो सबसे पहले यदि हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी सौर मंडल का, पृथ्वी सौर मंडल का पांचवा बड़ा ग्रह है। ठीक है, यह चीज ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी सौर मंडल का पांचवा बड़ा ग्रह है। यह पांचवा है आकार की दृष्टि से। ठीक है, आकार की दृष्टि से यदि हम बात करें सौरमंडल के ग्रहों की, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह आता है बृहस्पति, फिर शनि, अरुण, वरुण और पांचवें नंबर पे हमारे आती है पृथ्वी। तो आकार की दृष्टि से पृथ्वी सौरमंडल का पांचवा बड़ा ग्रह है, जबकि सूर्य से दूरी के क्रम में, सूर्य से दूरी के क्रम में इसका स्थान है तीसरा। ठीक है, सूर्य से दूरी के क्रम में इसका स्थान है तीसरा। यदि हम सौरमंडल की बात करें तो सूर्य, ठीक है, सूर्य के बाद आ जाता है सबसे नजदीकी ग्रह बुध, बुध के बाद आ जाता है शुक्र और शुक्र के बाद आ जाता है पृथ्वी। तो यहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहां से सीधा प्रश्न बनता है कि आकार की दृष्टि से पृथ्वी का स्थान कौन सा है, तो पांचवा स्थान है आकार की दृष्टि से। और सूर्य से दूरी के क्रम में कौन सा स्थान है, तो सूर्य से दूरी के क्रम में सबसे नजदीक ग्रह सूर्य के कौन सा है, बुध है, बुध के बाद शुक्र और तीसरे नंबर पे कौन सा आ जाता है, पृथ्वी। चौथे नंबर पे यहां पर आ जाता है हमारा मंगल ग्रह। तो पृथ्वी जो है किन दो ग्रहों के मध्य स्थित है, तो शुक्र और मंगल ग्रह के मध्य स्थित है। ठीक है, जब हम पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी का 71% भाग जल से घिरा हुआ है और लगभग 29% भाग स्थल है। यह चीज ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी के 71% भाग पर जल है और 29% भाग पर क्या है, स्थलीय भाग है। तो जब इसको अंतरिक्ष से देखा जाता है तो जल की अधिकता के कारण पृथ्वी का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। इस कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। इस कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है, नीला ग्रह भी कहा जाता है। एग्जाम्स में कई बार पूछा गया प्रश्न है कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है, तो लगभग 71% भाग, या फिर यूं कह सकते हैं लगभग 2/3 भाग पर क्या है, जल है। इस कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, जब हम पृथ्वी के आकार की बात करते हैं, पृथ्वी के आकार की बात करते हैं तो पृथ्वी का आकार कोपरनिकस ने, ठीक है, एक वैज्ञानिक हुए हैं कोपरनिकस, इन कोपरनिकस ने पृथ्वी का आकार गेंद के समान बताया है। किसके समान, गेंद के समान बताया है। जबकि न्यूटन ने, ठीक है, न्यूटन भी एक वैज्ञानिक हुए हैं, न्यूटन ने पृथ्वी का आकार किसके समान बताया है, नारंगी के समान बताया है। यह चीज ध्यान दीजिएगा, ये दोनों प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं कि कोपरनिकस ने पृथ्वी का आकार किसके समान बताया है, तो गेंद के समान बताया है। और न्यूटन ने पृथ्वी का आकार कैसा बताया है, तो न्यूटन ने पृथ्वी का आकार नारंगी के समान बताया है। अब हम पृथ्वी के आकार और आकृति की बात करें तो पृथ्वी का अपना एक यूनिक शेप है। ठीक है, पृथ्वी का अपना एक यूनिक शेप है जिसे कहा जाता है जियोड, GEOID।
ठीक है, जियोड, हिंदी में हम इसे कह सकते हैं जियोड। तो पृथ्वी का आकार कैसा है? आकार जियोड है। जैसे यहां पर देखें हम कि तुलना की गई है पृथ्वी की किससे? गेंद से की गई है, नारंगी से की गई है, लेकिन पृथ्वी का अपना खुद का एक यूनिक शेप है। इस शेप को क्या कहा जाता है? तो जियोड कहा जाता है। यह ध्यान दीजिएगा, यह परीक्षा में पूछा गया है कि पृथ्वी का आकार कैसा है, तो पृथ्वी का आकार कैसा है? जियोड। या फिर हम कह सकते हैं कि पृथ्वी की जो आकृति है उसको लघ्वक्ष गोलाभ, लघ्वक्ष गोलाभ, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है ऑबलेट स्फेरॉइड। ठीक है, यह चीज ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी का आकार कैसा है? जियोड के समान है, जबकि पृथ्वी की आकृति कैसी है? लघ्वक्ष गोलाभ या ऑबलेट स्फेरॉइड जिसे कहा जाता है, वो पृथ्वी की क्या है? आकृति है। अब हम बात करते हैं पृथ्वी की आकृति की। तो देखिए, पृथ्वी पूर्ण रूप से गोल नहीं है। जो हमारी पृथ्वी है वो पूर्ण रूप से, बिल्कुल समान रूप से गोल नहीं है। पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है, पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है वो इस विषुवतीय व्यास की तुलना में थोड़ा कम है। ध्रुवीय व्यास से तात्पर्य है पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने की जो बीच की दूरी है उसे क्या कहा जाता है? ध्रुवीय व्यास कहा जाता है। ठीक है, तो पृथ्वी का यहां पर क्या है? उत्तरी ध्रुव, और यहां पर क्या है? दक्षिणी ध्रुव। तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? ध्रुवीय व्यास यह है 12,714 किलोमीटर। ठीक है, यह चीज ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? तो 12,714 किलोमीटर। इसे अगर हम मील में बात करें तो 7900 मील। ये दोनों मात्रकों में याद रखिएगा आप कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है, तो 12,714 किलोमीटर, और पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास मील में कितना है? तो 7,900 मील। जब हम पृथ्वी के विषुवत रेखीय व्यास, विषुवत रेखीय व्यास की बात करते हैं तो पृथ्वी का विषुवत रेखीय व्यास है 12,757 किलोमीटर। यदि हम मील में बात करें तो मील में इसका व्यास है 7,927 मील। ये दोनों मात्रकों में आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछा गया है आरएस के प्री एग्जाम में, पूछा गया क्वेश्चन है। जब सब्जेक्ट चलते थे आरएस प्री में तब पूछा गया था कि पृथ्वी की लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर कितना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई। तो यदि आपको ये दोनों संख्या याद है कि ध्रुवीय व्यास कितना है 12,714 किलोमीटर और विषुवत रेखीय व्यास कितना है 12,757 किलोमीटर, तो आप इसमें से माइनस कर लेंगे 12,757 किलोमीटर माइनस 12,714 किलोमीटर, तो कितना आएगा? 43 किलोमीटर। और यदि आपको ये याद नहीं रहता है तो आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपको डायरेक्ट याद रखना है कि पृथ्वी की लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर कितना है, तो कितना है? 43 किलोमीटर। ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि पृथ्वी आकार की दृष्टि से सौरमंडल का 5वां बड़ा ग्रह है। पृथ्वी सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह है, सूर्य से तीसरा ग्रह है। शुक्र तथा मंगल ग्रह के मध्य में पृथ्वी स्थित है। पृथ्वी के 71% भाग पर जल पाया जाता है तथा 29% भाग पर क्या पाया जाता है? स्थल पाया जाता है। इस कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। कोपरनिकस ने पृथ्वी का आकार गेंद के समान बताया है, जबकि न्यूटन ने पृथ्वी का आकार नारंगी के समान बताया है। पृथ्वी का आकार कैसा है? जियोड है। और पृथ्वी की आकृति कैसी है? लघ्वक्ष गोलाभ ऑबलेट स्फेरॉइड। इसके अलावा पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर, पृथ्वी का विषुवत रेखीय व्यास कितना है? 12,757 किलोमीटर। पृथ्वी की लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर कितना है? तो
12,757 किलोमीटर माइनस 12,714 किलोमीटर तो कितना आ जाता है, लगभग 43 किलोमीटर आ जाता है। अब हम बात करते हैं पृथ्वी के ध्रुवीय झुकाव की। क्या पृथ्वी बिल्कुल ऐसे सीधी नहीं है, बल्कि पृथ्वी यहां पर कितनी झुकी हुई है, लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितना झुकी हुई है, लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसे पृथ्वी का अक्षीय झुकाव कहा जाता है। पृथ्वी का अक्ष किसे कहा जाता है, तो पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा होती है जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं पृथ्वी का अक्ष। तो इस पृथ्वी के अक्ष के सहारे, जो एक्सिस है, इसके सहारे पृथ्वी कितनी झुकी हुई है, तो पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। किधर की ओर, पूर्व की ओर झुकी हुई है। आपने कभी भी ग्लोब देखा होगा तो ग्लोब आपको कभी भी सीधा दिखाई नहीं देता है, बल्कि जब भी आपने ग्लोब को देखा है तो ग्लोब हमेशा झुका हुआ होता है। तो कितना झुका हुआ होता है, 23.5 डिग्री झुका हुआ होता है। इसे कहा जाता है पृथ्वी का अक्षीय झुकाव। क्या कहा जाता है इसको, अक्षीय झुकाव। ठीक है, तो पृथ्वी का अक्षीय झुकाव कितना है, 23.5 डिग्री। ठीक है, आप लोगों को यह पता है कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का होता है। यदि पृथ्वी अक्ष के साथ 23.5 डिग्री झुकी हुई है तो इसको कहा जाता है कक्ष। कक्ष से तात्पर्य है जिस दिशा में पृथ्वी परिक्रमण गति करती है उसको केंद्र से, यहां पृथ्वी के केंद्र से जो रेखा गुजर रही है इसको कहा जाता है कक्ष। तो पृथ्वी का अक्षीय झुकाव 23.5 डिग्री है, तो इस कक्ष के साथ पृथ्वी कितना कोण बना रही है, 66.5 डिग्री का कोण बना रही है। क्योंकि ये जो एंगल है ये पूरा कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो 23.5 तो ये और 66.5 टोटल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो पृथ्वी का अक्ष के साथ झुकाव कितना है, 23.5 डिग्री। और पृथ्वी अपने कक्ष के साथ झुकाव, कक्षीय झुकाव, इसे हम कह सकते हैं 66.5 डिग्री। यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, तो कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। किस दिशा में झुकी हुई है, तो पूर्व दिशा में झुकी हुई है। पृथ्वी अपने कक्ष के साथ कितना कोण बनाती है, तो पृथ्वी अपने कक्ष के साथ कितना, 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। अब हम बात करते हैं पृथ्वी की गतियों के बारे में। जब हम पृथ्वी की गतियों की बात करते हैं तो पृथ्वी की गतियां दो प्रकार की होती हैं। एक होती है घूर्णन गति तथा एक होती है परिक्रमण गति। तो हम यहां पे बात करें पृथ्वी की गतियां। ठीक है, पृथ्वी की गतियां दो प्रकार की होती हैं। एक होती है घूर्णन गति जिसे परिभ्रमण गति भी कहा जाता है, और दूसरी होती है परिक्रमण गति। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है रोटेशन और इसको कहा जाता है इंग्लिश में रिवॉल्यूशन। ठीक है, यहां पर स्टूडेंट कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं इन नामों में, परिभ्रमण और परिक्रमण। यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अलग अलग नाम है। यदि आप यहां कंफ्यूज होते हैं तो आप इंग्लिश में याद कर सकते हैं कि एक होती है रोटेशन और एक होती है रिवॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं कि घूर्णन गति क्या होती है। घूर्णन गति की यदि हम बात करें तो जब पृथ्वी अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है
उसे क्या कहा जाता है? घूर्णन गति कहा जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर, देखिए अभी हमने बात करी थी कि अक्ष क्या होता है? एक काल्पनिक रेखा जो उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाती है, इसको क्या कहा जाता है? अक्ष कहा जाता है। तो पृथ्वी जब अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है तो उसे क्या कहा जाता है? घूर्णन गति कहा जाता है। अब यहां पर हम बात करें इस ग्लोब पर, तो देखिए अभी हमने बात करी थी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो आप यहां पर देखेंगे कि यह ग्लोब सीधा नहीं है, बल्कि पृथ्वी किधर की तरफ? पूर्व दिशा की ओर क्या है? झुकी हुई है। कितना झुकी हुई है? तो कितना? अक्ष के साथ लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं घूर्णन गति की, कि जब इस अक्ष उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? अक्ष कहा जाता है। तो इस अक्ष के चारों ओर जब घूमती है तो इस गति को क्या कहा जाता है? घूर्णन गति कहा जाता है। घूर्णन गति या फिर परिभ्रमण गति, रोटेशन क्या होता है? जब पृथ्वी इस उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की जो मिलाती है काल्पनिक रेखा, उसको क्या कहते हैं? अक्ष। तो जब पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है तो उसको क्या कहा जाता है? घूर्णन गति कहा जाता है। ठीक है, तो घूर्णन गति में हमने क्या पढ़ा? जब पृथ्वी अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है। किस गति से घूमती है? तो 1610 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, 1 घंटे में लगभग 1610 किलोमीटर की गति से यह घूर्णन गति करती है। किस दिशा में करती है? पश्चिम से पूर्व। यह चीज ध्यान दीजिएगा, किस दिशा में करती है? तो पश्चिम से पूर्व करती है। जब हम ग्लोब की बात करते हैं तो इधर आपको पता होगा, इधर कौन सी दिशा है? पश्चिम, और इधर कौन सी दिशा है? पूर्व। तो कौन सी गति? घूर्णन गति। ठीक है, घूर्णन गति किस दिशा में करती है? पश्चिम से पूर्व की ओर करती है। किस गति से करती है? 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से करती है। ठीक है, कितने समय में करती है? उसे कहा जाता है घूर्णन काल। घूर्णन काल या परिभ्रमण काल किसे कहा जाता है? कि पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में लगाती है। तो पृथ्वी का जो घूर्णन काल है, घूर्णन काल कितना है? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। ठीक है, पृथ्वी का घूर्णन काल कितना है? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। लगभग एक दिन हो गया। जब हम एक दिन की बात करते हैं तो कितनी देर का होता है? 24 घंटे का होता है। तो यहां पर पृथ्वी का घूर्णन काल कितना हो गया? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। जब पृथ्वी घूर्णन गति कर रही है अपने अक्ष के चारों ओर, तो इस गति के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं? यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा घूर्णन गति का प्रभाव है, या फिर इस प्रकार से पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सा घूर्णन गति का प्रभाव नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब पृथ्वी घूर्णन गति कर रही है तो उसके क्या क्या होते हैं प्रभाव। जब हम बात करते हैं प्रभाव की, तो सबसे इंपॉर्टेंट पहला प्रभाव है दिन व रात का बनना। ठीक है, दिन और रात का बनना। दिन और रात किससे बनते हैं? पृथ्वी की घूर्णन गति से बनते हैं। मान लीजिए यह अपनी क्या है? पृथ्वी है, और इधर की तरफ क्या है? सूर्य है। तो जो भाग पृथ्वी का सूर्य के सामने होगा वहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी, तो यहां पर क्या होगा? दिन होगा। और पीछे के भाग में जहां पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ रही है वहां पर क्या होगी? रात होगी। अब धीरे धीरे ये पृथ्वी घूर्णन गति कर रही है पश्चिम से पूर्व की ओर, तो आप देखेंगे कि जो भाग इस सूर्य के सामने आ जाएगा वहां पर क्या हो जाएगा? दिन हो जाएगा। और
जो भाग इस सूर्य के विपरीत दिशा की ओर चला जाएगा वहां पर क्या हो जाएगी, रात। तो इस घूर्णन गति के कारण ही क्या होता है, दिन व रात का निर्माण होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रभाव या इफेक्ट क्या है घूर्णन गति का, दिन व रात का बनना। दूसरा है ज्वार व भाटा की उत्पत्ति। ये आपके अलग से टॉपिक दिया गया है ज्योग्राफी में, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर देखें कि ज्वार तथा भाटा क्या होता है, कि सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के द्वारा या कारण, सूर्य व चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण सागर के जल का ऊपर उठना तो ज्वार कहलाता है, जिसे टाइड कहा जाता है, और नीचे बैठना कहलाता है भाटा, जिसे क्या कहा जाता है, एब कहा जाता है। इसको यूं मान लीजिए कि जो भाग सूर्य के सामने होगा वहां पर आकर्षण शक्ति के कारण क्या होगा, जल ऊपर उठेगा, और जल ऊपर उठेगा तो वहां पे क्या आएगा, ज्वार आएगा। तो साइड वाले भाग में क्या आएगा, भाटा आएगा। इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे अगले चैप्टर में जब हम ज्वार भाटा पढ़ेंगे। अभी आपको केवल इतना सा देखना है कि ज्वार और भाटा की उत्पत्ति किस गति के कारण होती है, तो किस गति के कारण होती है, घूर्णन गति के कारण ही होती है। तीसरा है वायु एवं महासागरीय धाराओं की दिशा में परिवर्तन। ठीक है, यह चीज ध्यान दीजिएगा। जो पवन चलती है हमारे, वायु की जगह आप लिख सकते हैं डायरेक्ट पवन। ठीक है, पवन और महासागरीय धाराओं की दिशाओं में क्या होता है, परिवर्तन होता है। क्यों होता है, कि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण एक बल उत्पन्न होता है जिसे कोरियालिस बल कहा जाता है। इस कोरियालिस बल के कारण पवनें जो है वो उनकी दिशा में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर घूम जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर घूम जाती है। इन्हें हम आगे के चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। यहां पे आपको केवल क्या ध्यान रखना है कि पवन एवं महासागरीय धाराओं की दिशा में क्या होता है, परिवर्तन होता है। किस गति के कारण, घूर्णन गति के कारण। तो अब यहां पर आप ध्यान दीजिए कि घूर्णन गति में हमने क्या पढ़ा, कि पृथ्वी की गतियां दो प्रकार की होती है। घूर्णन गति जिसे परिभ्रमण या रोटेशन भी कहा जाता है, और दूसरी होती है परिक्रमण गति। घूर्णन गति क्या होती है, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, किस दिशा में घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। किस गति से घूम रही है, तो 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूम रही है। घूर्णन काल कितना है, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। प्रभाव क्या पड़ते हैं, दिन व रात का बनना, ज्वार व भाटा की उत्पत्ति, और पवन एवं महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो ये हम पढ़ रहे हैं इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनता है इस चैप्टर में से, लेकिन इसके लिए आपको ये पूरा का पूरा ध्यान से पढ़ना है और समझना है। यदि आपको ये एक बार समझ में आ गया तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब हम बात करते हैं परिक्रमण गति के बारे में। तो परिक्रमण गति क्या होती है, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर गति करती है तो उस गति को क्या कहा जाता है, परिक्रमण गति कहा जाता है। जैसे हम मंदिर में जाते हैं और मंदिर में जाके जो मूर्ति होती है उसके चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उसको क्या कहते हैं, परिक्रमा करना। वैसे ही जब किसी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, परिक्रमण गति कहा जाता है। पृथ्वी किसके चारों ओर चक्कर लगाती है, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो परिक्रमण गति क्या होती है, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, ठीक है, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ, यह चीज ध्यान दीजिएगा, पूछा गया प्रश्न है किसमें, दीर्घ वृत्ताकार पथ, इसको एलिप्टिकल भी कहा जाता है।
ठीक है। दीर्घ वृत्ताकार पथ जिसको एलिप्टिकल शेप भी कहा जाता है, दीर्घ वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाती है तो इस गति को क्या कहा जाता है? परिक्रमण गति कहा जाता है। ठीक है, दीर्घ वृत्ताकार पथ से तात्पर्य है इस प्रकार से, इसको क्या कहा जाता है? दीर्घ वृत्ताकार पथ कहा जाता है। इसमें क्या होता है? सूर्य सेंटर में होता है इस पथ के, और पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगाती है। तो इस पथ को क्या कहा जाता है? दीर्घ वृत्ताकार पथ। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि पृथ्वी जो परिक्रमण गति करती है उस पथ का आकार कैसा होता है? तो कैसा होता है? दीर्घ वृत्ताकार, जिसको एलिप्टिकल भी कहा जाता है। ठीक है, इसकी गति कितनी होती है? जब हम बात करें कि इसकी गति, तो 10-61-60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। ठीक है, पृथ्वी की परिक्रमण गति कितनी होती है? 1,07,160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। और इसका परिक्रमण काल कितना होता है? परिक्रमण काल, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो एक चक्कर लगाती है वो कितने समय में लगाती है? तो 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में एक चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितनी देर में एक चक्कर लगाती है? 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में एक चक्कर लगाती है, जिसको क्या कहा जाता है? पृथ्वी का परिक्रमण काल कहा जाता है। यह पूछा गया प्रश्न है कि पृथ्वी का परिक्रमण काल कितना है? तो कितना है? 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड। यहां पर एक ध्यान दीजिएगा कि यह लगभग कितना हो गया? 6 घंटे के बराबर हो गया। लगभग कितना हो गया? 6 घंटे के बराबर हो गया। तो 6 को 4 से गुणा करेंगे 24। एक दिन में कितना घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। तो प्रति 4 वर्ष के पश्चात क्या कर देते हैं? फरवरी में एक दिन जोड़ देते हैं। किस माह में? फरवरी में। और फरवरी कितने? 29 दिन की हो जाती है। तो एक वर्ष में कितने हो जाते हैं? 366 दिन हो जाते हैं। इसको कहा जाता है लीप वर्ष या अधिवर्ष कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? अधिवर्ष, LEAP, लीप ईयर। ये चीज ध्यान दीजिएगा कि जो हम देखते हैं ना फरवरी 29 की आती है प्रति 4 वर्ष के पश्चात, वो क्यों आती है? क्योंकि यहां पर परिक्रमण काल कितना है? 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड। तो यहां पर जो लगभग 6 घंटे का समय है, तो प्रति 4 वर्ष के बाद इस 6 घंटे को एक दिन बनाकर जोड़ दिया जाता है। किसमें? फरवरी में। तो इसको क्या कहा जाता है? लीप वर्ष कहा जाता है। यह चीज ध्यान दीजिएगा। तो पृथ्वी का परिक्रमण काल कितना पड़ा हमने? 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड। अब हम बात करते हैं कि इसके प्रभाव क्या होते हैं, परिक्रमण गति के इफेक्ट क्या पड़ते हैं। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट प्रभाव है दिन व रात की लंबाई में परिवर्तन। ठीक है, यह चीज ध्यान दीजिएगा, दिन व रात की लंबाई में परिवर्तन। ठीक है, दिन तो 24 घंटे का ही होता है, लेकिन जो दिन और रात है ना, जो उजाला और अंधेरे का समय है, इसमें क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। जैसे अभी आप गर्मी में देखते हैं तो सुबह 5 बजे या 5:30 बजे ही उजाला हो जाता है और शाम को 7, 7:30 बजे तक उजाला रहता है। तो दिन का जो समय है वो बढ़ गया और रातें क्या हो जाती हैं?
छोटी हो जाती हैं, जबकि सर्दियां जब होती है तब सुबह जो सूर्योदय होता है वो लगभग 7 बजे के आसपास होता है और शाम को 5 साढ़े 5 बजे सूर्यास्त हो जाता है। तो रात्रि की लंबाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है और दिन क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। तो दिन और रात की लंबाई में परिवर्तन किसके कारण होते हैं, तो पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण होते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये प्रभाव। यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं, पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिक्रमण गति का प्रभाव है या फिर निम्नलिखित में से कौन सा परिक्रमण गति का प्रभाव नहीं है। आप पुराने पेपर उठा के देखिए, आपको हर पेपर में एक क्वेश्चन यहां से मिलेगा। इसके अलावा दूसरा प्रभाव है ऋतु परिवर्तन। ऋतु परिवर्तन से तात्पर्य है जो सर्दी, गर्मी, बरसात, बसंत ऋतु, शरद ऋतु, ये जो सब आती हैं वो किस कारण से आती हैं, तो ये सब के सब इस पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण ही आती हैं। अभी अपन डिटेल में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से सूर्य के संदर्भ में पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन होता है और कैसे ग्रीष्म ऋतु आती है, कैसे शरद ऋतु आती है। अगला है मकर रेखा व कर्क रेखा का निर्धारण। कर्क रेखा और मकर रेखा का निर्धारण भी इस गति के कारण ही होता है, इसको भी अपन अभी पढ़ेंगे। इसके अलावा एक और चीज है विषुव, उपसौर, अपसौर और संक्रांति। ये सब भी किसके कारण आती हैं, पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण ही आते हैं। विषुव, उपसौर, अपसौर और संक्रांति, ठीक है। कर्क संक्रांति, मकर संक्रांति, ये जो नाम है ये कैसे आते हैं, किस गति के कारण आते हैं, तो पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण ही आते हैं। अभी अपन इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहां तक हमने क्या पढ़ा कि पृथ्वी की परिक्रमण गति क्या होती है, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाती है। दीर्घ वृत्ताकार पथ क्या होता है, इस प्रकार का होता है, ठीक है। गति कितनी, 10, 71, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। परिक्रमण काल कितना होता है, 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड होता है। और क्या प्रभाव पड़ते हैं परिक्रमण गति के, तो दिन व रात की लंबाई में परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन, मकर रेखा और कर्क रेखा का निर्धारण, विषुव, अपसौर, उपसौर तथा संक्रांतियों का निर्धारण भी किस गति के कारण होता है, तो परिक्रमण गति के कारण ही होता है।